गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं महेश मेवाड़ा आईपीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे एमपी जीके का गठन, जिन लोगों ने पहले के 2 लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, जिन लोगों ने नहीं देखे पहले वो देखे। ये 3rd लेक्चर है। 3rd लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 1947 के बाद की स्थिति देख चुके थे। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं 2 मिनट के लिए कि मध्य प्रदेश का गठन 15 अगस्त 1947 जब भारत देश आजाद हुआ, तब भारत को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। क्योंकि टोटल जो रियासतें थी भारत में, रियासतों की संख्या 562 थी। 11 टोटल 17 प्रांत थे। ये 15 अगस्त 1947 के पहले की स्थिति है, जिसमें से पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत में 552 रियासतें शामिल की गई थी और 17 प्रांत में से 11 प्रांत भारत में शामिल हुए थे और 17 में से 3 प्रांत पाकिस्तान में शामिल हुए थे। बाकी के 3 प्रांतों का बंटवारा किया गया था। जैसे बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत में शामिल हुए और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को हुआ था। वैसे ही पंजाब का भी बंटवारा किया गया था। इस प्रकार से मध्य प्रदेश या फिर भारत की बात करें, भारत में टोटल 552 रियासत, 11 प्रांत और 3 प्रांतों का बंटवारा किया गया। इसी के आधार पर भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया था और 4 भागों ए, बी और सी, डी। ए भागों में पार्ट ए में प्रांतों को रखा गया था, पार्ट बी में रियासतों को रखा गया था और पार्ट सी में कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया था और पार्ट डी में वह हिस्सा रखा गया था जो समुद्री या समुद्र से घिरे हुए अर्थात द्वीप। मुख्य रूप से उसमें पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। आगे इसके आगे पढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश गठन का 3rd पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे मध्य प्रदेश की 1956 के पहले की स्थिति, क्योंकि 1947 के पहले की स्थिति देख चुके थे। अब देखेंगे 1947 और 1956। जब 1947 में भौगोलिक आधार पर देश का बंटवारा कर दिया गया था, तब पुनः 1956 में भाषा के आधार पर बंटवारा किया गया। ऐसा क्या रीजन होगा इन 1956 में वापस बंटवारा किया गया? इस बीच की स्थिति 1947 और 1956 की बीच की स्थिति जानेंगे। बात करते हैं इसके पहले की स्थिति। जब रियासतों का बंटवारा किया गया जा रहा था भौगोलिक आधार पर, तब संविधान बना रहे थे, तब ये भी बात निकल रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जाए। पूरे भारत में राज्य बनाया जाए तो भाषा के आधार पर बनाया जाए। लेकिन उस समय राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे भारत के, तो उन्होंने एक 17 जून 1948 को भाषा प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। अब इस आयोग का ये काम था कि भारत में अभी भाषा के आधार पर या भौगोलिक आधार पर बंटवारा किया जाए, किस आधार पर सही रहेगा। क्योंकि देखा जाए संविधान बनाते समय काफी चीजें लेकर आए थे। काफी लोगों ने कहा था धर्म के आधार पर
भारत का बंटवारा किया जाए या भौगोलिक आधार पर भारत का बंटवारा किया जाए या फिर आर्थिक आधार पर, भौगोलिक, आर्थिक या भाषा के आधार। कुछ लोगों का मत था कि धर्म के आधार पर अभी वर्तमान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटे हुए हैं। यदि अभी फिर इनको धर्म के आधार पर बंटवारा किया जाएगा तो आगे चलकर एक और देश बनने की उम्मीद है। आर्थिक रूप से बंटवारा किया जाए तो कुछ रियासतें आर्थिक रूप से काफी मजबूत है और कुछ रियासतें आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। यदि आर्थिक रूप से किया जाएगा तो कुछ जो रियासतें मजबूत है वो लगातार मजबूत होती जाएगी और जो कमजोर है वो कमजोर रहेगी। फिर बात निकलती है कि भाषा के आधार पर किया जाए, क्योंकि उस समय कांग्रेस के या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता या गांधीवादी जो लोग थे वो पूरे भारत का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने ये देख रखा था कि पूरे भारत में कुछ हर 100 किलोमीटर की दूरी पर भाषाएं चेंज हो रही है, क्यों ना हम भाषा के आधार पर ही बंटवारा किया जाए। लेकिन बात ये भी थी कि भाषा के आधार पर करने पर कि जो मुंबई जैसी राज्य है, बंबई उस समय बंबई तत्कालीन बंबई राज्य की राजधानी हुआ करती थी, वैसे ही तमिलनाडु, चेन्नई, तो बंबई राज्य में दो भाषा के प्रदेश जुड़ते थे, महाराष्ट्र जिसमें मराठी बोलते थे और गुजरात जिसमें गुजराती बोलते थे। लेकिन महाराष्ट्र में जो मुंबई है वो मराठी भाषा की राजधानी थी, लेकिन गुजरात वाले भी यही चाहते थे कि भाषा के आधार पर हमको बंटवारा किया जाए लेकिन हमारी राजधानी मुंबई रखा जाए। तमिलनाडु में भी आंध्र प्रदेश की तमिल भाषा के बोलने वाले थे और तमिलनाडु में तमिल भाषा के, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारी जो राजधानी है वो चेन्नई रखा जाए। लेकिन इसी आधार पर भाषा प्रांतीय आयोग का गठन करा। भाषा प्रांतीय आयोग का गठन ये था कि भाषा के आधार पर अभी वर्तमान में करा जाए या ना करा जाए। फिर निकलकर आ रहा था कि पूरे देश में एक घोषणा कर दी गई थी कि भाषा के आधार पर हम लोग बंटवारा करेंगे। लेकिन बाद में जब भाषा के आधार पर बंटवारा करने लगे तो राजधानी के ऊपर विवाद होने लगा। कुछ लोग प्रेसिडेंसी, जब अंग्रेजों ने बनाई गई थी प्रेसिडेंसी, उनको ही अपनी राजधानी मानते थे। मुंबई प्रेसिडेंसी, गुजरात के लोग भी मुंबई को मानते थे। चेन्नई प्रेसिडेंसी, आंध्र प्रदेश के लोग भी जो है वहां की राजधानी तमिल भाषा की राजधानी मानते थे। तो इस आधार पर, भाषा के आधार पर बंटवारा करना सही नहीं है। इसी के आधार पर राष्ट्रपति जो तत्कालीन थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया और इस भाषा प्रांतीय आयोग का गठन इसलिए कहा गया कि अभी वर्तमान में क्या सच में भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना सही है या नहीं है। इसी का जब इनका बंटवारा नहीं कर सकते तो भाषा प्रांतीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट पूरे भारत में भ्रमण करने के पश्चात सरकार को पेश की दिसंबर 1948 में। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अभी वर्तमान में भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का बंटवारा करना सही नहीं है। जब सही नहीं है तो ये चीज जब पता चली जवाहरलाल नेहरू को भी, तो उन्होंने एक समिति बनाई। समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि वास्तव में क्या भाषाई प्रांतीय आयोग जो बनाया गया था, इन्होंने सही वास्तव में रिपोर्ट पेश की या गलत है। तो उन्हीं की रिपोर्ट को चेक करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसका जेबीपी समिति, जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं बना, जिसके अंतर्गत 3 लोगों की समिति थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सितारमैया। इन तीनों ने समिति बनाकर यह निर्णय लिया कि भाषा प्रांतीय आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की वो सही है या नहीं है। अब इन्होंने 1948 में ही दिसंबर के लास्ट में इन्होंने समिति बनाई और अप्रैल
1949 में ये तय किया कि वास्तव में जो भाषाई प्रांतीय आयोग ने जो समिति बनाई है वास्तव में वो सही है। अभी भारत का भाषा के आधार पर बंटवारा करना सही नहीं है। तो फिर ये देखा गया कि जब भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं किया जाए तो भौगोलिक आधार पर किया जाए। तो उस समय भौगोलिक आधार पर बंटवारा किया गया 4 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 भागों में बंटवारा किया गया। अब बंटवारा करने के बाद जो दक्षिण भारत के लोग थे, दक्षिण भारत के लोग खुश नहीं थे इस बंटवारा से। उनका एक ही मांग था कि राज्य का बंटवारा करे तो आप भाषा के आधार पर ही करें, भाषा के आधार पर ही करें। जब बात करते हैं जेवीपी समिति ने यह भी तय कर दिया गया कि अब जो वास्तव में होगा भौगोलिक आधार पर ही बंटवारा किया जाएगा। भौगोलिक आधार पर बंटवारा करने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बनने के बाद दक्षिण भारत में ना खुश थे, वो उनकी खुशी की लहर बिल्कुल जीरो थी। अब क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर कंप्लीट हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया। लागू संविधान बनने पर और लागू होने पर ही पूरे भारत में खुशियों की लहर थी, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी लहर बिल्कुल नहीं थी। दक्षिण भारत के एक ही मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर बनाया जाए, जिसमें प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। यह मांग दक्षिण भारत से लगातार उठ रही थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय इस बात को गंभीर नहीं लिया। गंभीर नहीं लेने से क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे टी प्रकाशम, जो आंध्र प्रदेश के तेलुगु नेता थे। ये भी यही चाहते थे कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया जाए। अब क्या होता है, लगातार मांग तो उठ रही है दक्षिण भारत में, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इस समय उन्होंने टी प्रकाशम ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद उन्होंने अपनी ही खुद की पार्टी बनाई, हैदराबाद राज्य प्रजा पार्टी। इस पार्टी में मुख्य आधार यही था कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया जाए। अब इसमें 1952 में एक व्यक्ति और आते हैं जो 15 अक्टूबर 1952 में शामिल होते हैं, जिनका नाम था श्री रामुल वह व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के ही कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते थे। ये भी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब ये पार्टी मुख्य रूप से धरना देना शुरू हो गया। धरना देने का मतलब ये है कि एक हर चौराहे पर जो हैदराबाद में बैठकर इनका मुख्य आधार सरकार से मांग करते रहे कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया जाए। भौगोलिक आधार पर जो राज्य का बंटवारा किया ये सही नहीं है, इनका मुख्य आधार। अब जब सरकार ने नहीं सुना तो श्री रामुल अनशन पर बैठ गए, खाना पीना बंद कर दिया। खाना पीना बंद होने के कारण ये 15 दिसंबर 1952 ये 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक अनशन पर रहे, जिन्होंने कुछ नहीं खाया। नहीं खाने से इनकी मृत्यु हो गई, 58 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही पता चला लोगों को कि इनकी मृत्यु हो गई, तो ये समझो हैदराबाद
या आंध्र प्रदेश में लोगों ने बहुत ही बड़ा आंदोलन के साथ सरकार को वहां की स्थिति सही करने में काफी समय लगा और वहीं तुरंत ये बात दिल्ली राजधानी में पता चली। वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने इनका आंदोलन और इनका अनशन देखते हुए तुरंत 25 दिसंबर 1952 को ये घोषणा की कि ठीक है, आंध्र प्रदेश को हम भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाएगा। अब उस समय ये आंदोलन में घोषणा की, लेकिन बाद में इसको जब बनाया गया राज्य, तब 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। तो भारत का पहला भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था, जो तेलुगु भाषा के रूप में बना था, जिसकी राजधानी उस समय कर्नूल बनाई गई। अब जैसे ही भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा किया गया आंध्र प्रदेश का, वैसे ही दूसरे राज्य भी भाषा के आधार पर सरकार से मांग करने लगी। कुछ राज्य ये भी कहने लगे कि हमारे साथ दोगला व्यवहार क्यों किया सरकार ने, या इस तरह से व्यवहार क्यों किया, जबकि हम भी भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा चाहते थे, लेकिन सरकार ने एक ही राज्य को किया। ये लगातार दक्षिण भारत के सभी राज्यों से मांग उठने लगी। तब सरकार ने सोचा कि अभी वर्तमान में या कुछ साल पहले भौगोलिक आधार पर राज्य का बंटवारा किया गया था, लेकिन वापस फिर कहीं न कहीं मांग उठने लगी, क्यों ना इस समस्या का समाधान इस तरह ही किया जाए। तो सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पहले घोषणा की गई, फिर इसकी विज्ञप्ति निकालकर इसको बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 23 दिसंबर 1953 को बनाया गया। ये एग्जाम में पूछी जाती है डेट कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया, तो 23 दिसंबर 1953 को बनाया गया। अब इसमें मुख्य रूप से 3 लोग शामिल किए गए। जो पहले थे, जो अध्यक्ष इस आयोग के बने, प्रथम शहीद फजल अली, दूसरे बने के.एम. पाणिक्कर, तीसरे बने रधेनाथ कुंजरू। मुख्य रूप से 3 इसके सदस्य बने, जिसके अध्यक्ष बने सईद फजल अली। सईद फजल अली को यह कहा गया कि वास्तव में भाषा के आधार पर किस तरह से बंटवारा किया जाए। अभी जो समस्या सामने खड़ी है, बाद में भविष्य में इस तरह से समस्या ना आए, आप इस तरह से पूरे भारत का भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा करवा दीजिए। तो सईद फजल अली, जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने समय मांगा, सरकार से कहा ये छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, हमको कुछ समय दे दीजिए। तो सरकार ने कहा ठीक है, आपको समय ले लीजिए जितना चाहिए, लेकिन अभी वर्तमान में जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं हर राज्य से, बाद में ये स्वर नहीं उठे। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया ये देखते हैं। रिपोर्ट इस तरह से आई कि सरकार ने कहा कि एक भाषा, एक सिद्धांत, एक राज्य का नारा था, जिसका मतलब ये होता है कि भाषा के आधार पर आप एक राज्य बना रहे हो, तो उसमें जो एक भाषा के बोलने वाले जो लोग रहेंगे वो 90% रहेंगे, 90%, और अन्य भाषा के बोलने वाले लोग
10% रहेंगे। ये सिद्धांत था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा यदि एक भाषा के 90% लोग रहें और अन्य भाषा के 10% रहें तो हम राज्य नहीं बना सकते, हम राज्य बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत को गलत ठहराया। उन्होंने कहा यदि राज्य बनाना है तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि एक राज्य में एक भाषा के लोग 70%, एक भाषा के लोग 70% और 10% अन्य भाषा के लोग होंगे। एक राज्य में 70% बोलने वाले एक भाषा के लोग, 10% अन्य भाषा के लोग होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपने भौगोलिक आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया है, जो 4 भागों में ए, बी, सी और डी, इन चारों भागों को पहले तो आप समाप्त कीजिए, ये कहा गया रिपोर्ट में। तो फिर इनको समाप्त करने के बाद उन्होंने ये कहा गया केवल 3 भाग में ही बांटिए, भाग ए, भाग बी, भाग सी, जिसके अंतर्गत भाग ए में राज्य रहेंगे, भाग ए में राज्य रहेंगे और भाग बी में केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। और पार्ट सी में यदि भारत भविष्य में किसी भी देश से युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़ने के पश्चात कुछ जो जमीन मिलती है वह जमीन पार्ट सी में रखी जाएगी, इसका नामकरण उसी समय होगा, तो पार्ट सी में रखी जाएगी, ये कहा गया। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश पर कुल राज्य 6 रखे बताए गए और केंद्र शासित प्रदेश कुल राज्य 16 और केंद्र शासित प्रदेश 3 अपनी रिपोर्ट में पेश किए। अब रिपोर्ट 1955 में मिल गई थी, सरकार ने इसको पढ़ने के बाद जो आयोग है, आयोग को अधिनियम में चेंज किया गया। ये अधिनियम में चेंज 1956 में किया गया, 1956 में किया गया। अधिनियम का मतलब होता है संसद में पेश होना, संसद में लोकसभा में पेश होना, राज्यसभा में पेश होना, फिर उसके बाद पेश होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा साइन करके उसको पूरे भारत में लागू करना। ये अधिनियम बनाया गया 1956 में, बनाकर 1 नवंबर 1956 को भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। कितने? भारत को 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसी 14 राज्य में एक हिंदी प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश भी था, इसलिए 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। इस प्रकार से हो चुके थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। केवल अब हम मध्य प्रदेश के बारे में ही पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से पहले 4 भागों में बांटा गया था, अब हिंदी प्रदेश के ही रूप में बचा। जो मध्य प्रदेश में जो अन्य भाषा के जो जिले थे उनको उसी भाषा के राज्य में मिला दिए गए। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश 4 भागों में बांटा गया था। किस किस भाग में क्या क्या परिवर्तन हुआ ये हम अब देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो हिंदी प्रदेश के रूप में देखा जाए तो मराठी जिले थे 8, पार्ट ए में 8 मराठी जिले, बरार और नागपुर के संभाग के जितने भी जिले थे। अब इसके जो पड़ोसी राज्य हुआ करता था उस समय तत्कालीन बंबई राज्य, जो वर्तमान में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्य बंबई राज्य में थे। तो ये बरार के
चार जिले, नागपुर के 4 जिले जो है महाराष्ट्र में मिला दिए गए। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में ग्वालियर और इंदौर रियासतें थी और दोनों ही राजधानी पार्ट बी की थी। पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पार्ट बी में मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया और राजस्थान के जो कोटा की सिरोंज उपखंड है उसको विदिशा जिले में मिलाया गया, अर्थात लेन देन की प्रक्रिया की गई। और पार्ट सी जो भोपाल था, भोपाल मध्य में होने के कारण इसको कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। अब एक बार ये देख लेते हैं कि पार्ट ए में जो परिवर्तन आया, 8 मराठी भाषा जिले महाराष्ट्र या उस समय जो तत्कालीन बंबई राज्य हुआ करता था, बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से मिलकर बना था, इनको मिला दिया गया तत्कालीन बंबई राज्य में। जैसे अकोला, अमरावती, बी से बुल्डाना भांडे, सी से चांदा, एन से नागपुर और बी से वर्धा, वाई से यवतमाल, इन 8 जिलों को तत्कालीन बंबई राज्य में मिला दिया गया। पार्ट बी में देखेंगे तो पार्ट बी में राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया, अर्थात लेन देन की प्रक्रिया की गई जो पार्ट बी में की गई। पार्ट सी में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया और इस तरह से मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं। अब क्या मध्य प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन आया? इस प्रकार मध्य प्रदेश को देखेंगे, 14 राज्य का बंटवारा किया गया और 14 राज्य का जो बंटवारा किया जा रहा था, तब मध्य प्रदेश का बंटवारा का जो टाइम या मध्य प्रदेश का कह सकते हैं कि बाकी राज्यों का बंटवारा करने के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का बंटवारा का समय रात की 12 बजे हुआ। उस समय मुख्य रूप से ये चर्चा चल रही थी कहाँ राजधानी बनाया जाए, कहाँ जबलपुर। तो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से जो शहर थे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रायपुर, सभी लोग अपना अपना पक्ष रख रहे थे कि किसको राजधानी बनाया जाए। लेकिन राजधानी उस समय भोपाल को बनाई गई क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश के मध्य में होने के कारण भोपाल को राजधानी बनाई गई, अर्थात मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुई भोपाल हुई। अब भोपाल के बाद देखा गया कि न्यायालय या उच्च न्यायालय कहाँ बनाया जाए, हाई कोर्ट कहाँ बनाया जाए। ग्वालियर में सिंधिया थे, सिंधिया रियासत के लोग उस समय कहते हैं कि हमारे यहाँ राजधानी बना दिया जाए ग्वालियर को, या फिर इंदौर के होलकर वंशज के लोग कह रहे थे कि होलकर के यहाँ इंदौर को राजधानी दे दी जाए। लेकिन उस समय जो जबलपुर, उस समय शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हुआ था, इसी कारण यहाँ पर हाई कोर्ट जो बना जबलपुर को बनाया गया। जबलपुर, जैसे जबलपुर को बनाया गया तो सिंधिया और होलकर ने ये कह दिया कि हमारा जो दूरी है, डिस्टेंस काफी दूर है, हम हाई कोर्ट हम ग्वालियर इंदौर को मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने जबलपुर को बनाया। सरकार को पता था जैसे इन लोगों ने उस समय राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे, तब काफी विवाद किया गया था। सरकार को यह भी पता था यदि ग्वालियर को राजधानी बना दी जाएगी तो इंदौर का जो पक्ष रहेंगे वो रखेंगे और इंदौर को बनाने पर ग्वालियर का। इसी के आधार पर मुख्य आधार ये था कि जबलपुर में हाई कोर्ट बनाया जाए। लेकिन विवाद ज्यादा होने के कारण 2 खंडपीठ भी बनाई गई, क्योंकि जो मुख्य खंडपीठ थी या मुख्य पीठ थी वो जबलपुर थी, बाकी की जो उपखंडपीठ या खंडपीठ ग्वालियर को बनाई गई और दूसरी इंदौर को बनाई गई।
तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 खंडपीठ, जहां छोटे जितने भी मामले हैं न्याय के, वो इन पीठों में हुआ करते हैं, ग्वालियर और इंदौर को। इन दोनों खंडपीठ को उस समय अस्थायी रूप से बनाई गई थी, लेकिन आगे चलकर 1968 में इन दोनों पीठों को राष्ट्रपति द्वारा स्थायी कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, जबलपुर को खंडपीठ के रूप में या हाईकोर्ट के रूप में मिल गया खंडपीठ, ग्वालियर को मिली और इंदौर को, लेकिन सिंधिया इसमें संतुष्ट नहीं होने के कारण इन्होंने ये भी कहा कि हमको और कहीं न कहीं मुख्यालय चाहिए। तो उस समय भू राजस्व विभाग का मुख्यालय भी कहाँ दिया गया, ग्वालियर को। इसी के आधार पर होलकर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, इंदौर में बनाया गया। अब कहीं न कहीं रायपुर को कहीं नहीं मिला, तो रायपुर के जो उस समय सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल को ही राजधानी भोपाल के सीएम बनाए गए। अब सीएम तो बना दिए गए, सीएम मुख्य रूप से कौन बने, सीएम मुख्य रूप से पंडित रविशंकर बने, लेकिन पंडित रविशंकर को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल होना चाहिए और राज्यपाल को शपथ दिलाने के लिए मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो मुख्य न्यायाधीश जो जबलपुर के हाईकोर्ट में बैठेंगे, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो बने थे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल को शपथ दिलाई। उस समय मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे और सीतारामैया ने ही जो शपथ दिलाई पंडित रविशंकर शुक्ल को मिंटो हॉल में शपथ दिलाई। हम इसको थोड़ा इधर क्लियर लिखता हूं मैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थिति जो क्षेत्रफल देखा जाए, एरिया देखा जाए कि एरिया कितना था, तो मध्य प्रदेश का एरिया 443446 किलोमीटर स्क्वायर था, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर था। एरिया की बात हो गई। कुल जिले की बात करें तो कुल जिले 43 जिले और 8 संभाग थे। इसमें प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम राज्यपाल बी पट्टाभी सीतारमैया और प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखा जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। राजधानी भोपाल, हाईकोर्ट जबलपुर, दो खंडपीठ के रूप में इंदौर और ग्वालियर थी। इंदौर में भू राजस्व विभाग का मुख्यालय भी बनाया गया और इंदौर में एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर बनाया गया। इसमें देखा जाए विधानसभा की सीटें, टोटल जो विधायक की सीटें थी उस समय 288 बनाई गई। इस समय मैं यहां नोट कर देता हूं, टोटल जो सीटें थी 288, एमएलए की जो सीटें थी 288 थी और 288 में जो आरक्षण सीटें एसटी और एससी सीटों को आरक्षण मिला था, तो कुल उस समय जो आरक्षण सीटें
एसटी की थी 44 थी और एससी की 43। इस प्रकार टोटल 88 सीटें थी। इसमें बाकी एससी और एसटी को छोड़कर बाकी सीटें जनरल की थी।